हम अब नए चैप्टर पे मूव करते हैं, ठीक है। सीओएम सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली जब हम पूरी की पूरी जब मैकेनिक्स की जब बंडल पढ़ रहे थे तो उस बंडल में काफी सारे चैप्टर्स थे। हमने शुरुआत कहाँ से करा था? हमने शुरुआत करा था काइनेमेटिक्स से, या फिर उससे पहले भी थोड़ी अगर प्रीवियस चीजें बात कर ले तो वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हमने काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा, काइनेमेटिक्स 2D पढ़ा, ठीक है। देन फर्दर वी मूव टू द एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर हमने फिक्शन, फिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या करा ना कि बाकी चीजें की जो हमने पढ़ रखा था न्यूटन्स लॉ में या फिर काइनेमेटिक्स में, फिर हमने सर्कुलर का एक दो टाइप जो था जिसे हमने वर्क पावर एनर्जी में लिया था। ये सारी की सारी अब कलेक्शन जो है, जो भी चीज हम पढ़े हैं पांचों चैप्टर में, चारों चैप्टर में बोल दो तुम, उन सारों का यूज करेंगे हम सेंटर ऑफ मास में। एक्चुअली यहां से आरबीडी का स्टार्ट होता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे मिस करना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास के बारे में अच्छी नॉलेज है, तुम कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ रखते हो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी है, तो तुम्हारी आरबीडी जो चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वो भी बेस्ट रहेगी, मतलब सही चलेगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मूव करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। एक्चुअली कहते क्या है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसा वर्ड से लग रहा है सेंटर ऑफ मास, सेंटर मतलब कुछ मास, मतलब कुछ ऐसा चीज होगा कि उसके सेंटर पे क्या होगा ना, मास वास कुछ चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो हम पहले से डिफाइन करते हैं, तो वो डिफिनीशन इसका कैसे दिया जाता है। पहले बात की है सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम के लिए हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। It is defined for a system. It is defined for a system. हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल बॉडी, ये ठीक है ना, ये डिस्क्रीट मास मतलब एक सिंगल पार्टिकुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास को हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। उसका जो सिंगल बॉडी का जो मास होगा खुद ही वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, हमने क्या करा भाई, सेंटर ऑफ मास हम कहां डिफाइन करेंगे, तो हम पूरे के पूरे एक सिस्टम में सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक सिंगल पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास डिफाइन नहीं कर सकते, ये बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। अब हम प्रॉपर डिफिनीशन पे आते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहते किसे। हमने पता कर लिया कि हम डिफाइन कहां करेंगे, तो हमें सिस्टम में डिफाइन करना है सेंटर ऑफ मास को। अब हम पार्टिकुलर डिफिनीशन पे आते हैं। तो देखो ये क्या है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना। क्या है, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे हम मान लेते हैं, वी एज्यूम द टोटल मास इज कंसेंट्रेटेड देयर। कहने का मतलब किसी एक एक्स वाई जेड कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे उस पूरी सिस्टम का मास होगा वो कंसेंट्रेटेड होगा, ठीक है। और उस पॉइंट को ना, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब अगर हम इसे बात कर ले, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। देखो एक चीज पे तुम ध्यान देना, इनसाइड और आउटसाइड, कोई जरूरी नहीं है किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही लाई करे, ठीक है। ये एक फैक्ट है और इसे मतलब ध्यान देना, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का अंदर या बाहर कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। It is an imaginary point inside or outside the system where the total mass assumed to be concentrated in most of the cases, not always. ये जो लाइन है इसे ध्यान में रखो। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ मास को एज्यूम कर लेते हैं कि उस पॉइंट पे सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, पर हमेशा ये चीज सही हो नहीं, ये चीज हमेशा सही नहीं हो सकता है, किसी किसी पॉइंट पे वो गलत भी हो सकता है। तो हम नोट डाउन कर सकते हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है। एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का है, ठीक है, क्यूबाइडल सा शेप में अपन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस पूरी की पूरी सिस्टम, कहने का मतलब इस बॉडी का एक अपना ओन मास होगा, ठीक है। कैसे, जब तुम इसे वेट मशीन पे अगर रखोगे तो ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो तुम्हें शो करेगा, इतना केजी, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं ये सेंटर मान लो, ठीक है। सेंटर पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया इस बॉडी का है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर होगा ना, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, जहां हम मान सकते हैं कि ये बॉडी जो है सो पूरा का पूरा इसका जो मास जो है सो इस पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ये हमने डिफिनेशन पढ़ लिया कि भाई हम सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहां डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसका
यूज क्या करेंगे फिजिक्स में, मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो देखो पहला चीज है कि इसके कुछ पार्टिकुलर जगह पे हम सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला जगह हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है, जिसे हम सिंपली यू से डिनोट कर सकते हैं, तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम सेंटर ऑफ मास जो है उसी को हम पूरा का पूरा मास मान लेंगे और उसी पे हम सारा का सारा अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली होता क्या है, देखो तुम एक रूम में हो, ठीक है, तुम्हारे रूम में बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज तुम्हारे रूम में कबोर्ड है, गोदरेज हो गए, बेड हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, काफी सारी चीजें हैं। हर एक चीजें की अपनी अपनी मास होती है, ठीक है। और वो जो तुम्हारा रूम है वो मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो तुम उस रूम के सेंटर ऑफ मास को डिसाइड कैसे करोगे भाई, हर एक चीज का एक अपना अपना मास है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है और सब अलग अलग जगह पे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि हर एक बॉडी के जो मास होते हैं, ठीक है, जो डिस्क्रीट हो गया, कहने का मतलब कि एक एक्स जगह पे है, एक्स वाई जगह पे है, एक x1 पे है, एक y1 पे है, एक z1 पे है, हम सारे जगह के मास को फिर फर्दर कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए, और वहां से हमें कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा तुम्हें। हम मान लेंगे कि उस पॉइंट पे इस पूरे रूम का जो सेंटर ऑफ मास है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। एक सिंपल सी लॉजिक है। अब हम इसे यूज कहां करते हैं, देखो पहला चीज जो हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम जब रूम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सपोज वो एच हाइट अटेन कर लिया, ठीक है, अभी वो जीरो पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था हमारा, और वो आफ्टर दैट वो एच हाइट अटेन कर लिया, ठीक है। तो तुम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, कहने का मतलब कि तुम्हारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, एक सी ऑब्जेक्ट है। तीनों का जो अपना अपना मास है, ए का m1 मास हो गया तुम्हारे पास, बी का m2 मास हो गया और सी का m3 मास हो गया, ठीक है। और तीनों ने क्या किया कि एच हाइट को अटेन कर रखा है, क्या करा, तीनों ने एच हाइट को अटेन कर लिया। अब तुम्हें इस पूरे की पूरे सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये बच गया कि तुम सारे के इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लो, ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी m1gh, ठीक है, सेकंड बी के लिए तुम निकाल लो m2gh, देन फर्दर सी के लिए निकाल लो तुम m3gh। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ा, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ा, और फिर देन फर्दर तुम ऐड कर दोगे a प्लस बी प्लस सी, और ये टोटल जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी रूम की। बट हम इसे करने का एक और उपाय है, वो क्या उपाय है, वो सीधा का सीधा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है m1 m2 और m3, इनका कोई एक नया सेंटर ऑफ मास आया होगा m, ठीक है। देन फर्दर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा u इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ मास g इंटू एच। और ये जो हमारे पास जो आंसर आएगा, और जो हमने ये आंसर कैलकुलेट कर दिया, सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो हम ये 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। ये जो चीज जो तुम देखोगे यहाँ पे कि दोनों से रिजल्ट तुम्हारे पास सेम मिलेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का यूज कहाँ है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को निकालने में, ठीक है। इसका वाइड वैरायटी यूज है, हम आगे नेक्स्ट जब हम प्रॉब्लम्स इसके करेंगे, देन फर्दर हम इस पे बात करेंगे। देखो सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखो हमने ये क्या देखा यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली तीनों ऑब्जेक्ट का हमने अलग अलग निकाला, ठीक है। फिर फर्दर हमने वो मर्ज कर रखा, और फिर हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी पे बात करा। लेकिन इसका एक और सा मेथड है, जो हमने सेंटर ऑफ मास हमने तीनों ऑब्जेक्ट का निकाल लिया। कहने का मतलब कि ये तीनों बॉडी एक सिस्टम को बना रहे हो, ठीक है, ये तीनों बॉडी एक सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं, और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से हमने बोल दिया m, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ने h हाइट को अटेन कर रखा, क्या कह रहा, h हाइट को अटेन कर रहा। देन हम क्या बोले, हमने यहाँ पे क्या बोला कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना आएगा, ठीक है, ये लॉस कितना आएगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा।
तो हमने सीधा का सीधा क्या किया भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसने इस पूरे सिस्टम ने एच हाइट गेन किया, इस पूरे सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास है वो है m, तो हमने सीधा कैलकुलेट कर दिया m इंटू जी इंटू एच, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो प्रीवियस रिजल्ट से मैच कर रहा था। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, और हमें बहुत हेल्पफुल होगी। नाउ फर्दर हम मूव करते हैं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें। करने का मतलब कि अब हम सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो अब हम लीनियर मोमेंटम जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखो मैं पहले लिस्ट तुम्हें बता दूं कि कहां कहां सेंटर ऑफ मास का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली जो तुमने बता दिए पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लीनियर मोमेंटम जब कैलकुलेट करना हो सिस्टम का, ठीक है, थर्ड नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम, जब हम पूरी सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, तब वहां पे अपन सेंटर ऑफ मास का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो ये जो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या डिराइवेशन किया था, ठीक है, कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ही नेट फोर्स हो गया सिस्टम पे, और वो किसके इक्वल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब अपन नेट फोर्स की बात कर रहे हो तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जब अपन को निकालना होगा तब वहां पे अपन सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आराम से करेंगे और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन द थर्ड वन इज सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। मान लो कि एक सिस्टम के अंदर 10-15 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उस 10-15 पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो वो सेंटर ऑफ मास कई तरीके से करेंगे भाई। जब अपन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की तरीके से ही करेंगे, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है सेंटर ऑफ मास को खुद को कैलकुलेट करने के लिए, जो अपन पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन पे तो हमने बात कर लिया, हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से देखेंगे। कहां यूज होता है, किस जगह पे यूज होता है, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड है इनसाइड है, जो हमने सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पढ़ा है वो हमेशा मतलब वैलिड है क्या, नहीं वैलिड है, हर एक जगह पे हम हर एक केस पे उस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि टोटल मास ऑफ अ सिस्टम assumed as a total mass of a system is assumed, कहां एज्यूम करना है, किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बट ऑलवेज कहने का मतलब हमेशा नहीं। सपोज जैसे तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक रिंग आ गया, ठीक है, ये एक तुम्हारे पास रिंग है। रिंग तो तुमने देख रखा क्या होता है कि एक सर्कल टाइप का होता है जिसका सरकमफेरेंस होता है। अब इसके अंदर तो तुम्हारा ये जो पोर्शन है जो तुम्हारा, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। देखो अब जो चीज है, कहने का मतलब कि एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट रिंग के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, और जब ये पॉइंट रिंग के अंदर लाई कर रहा है और हमने बोल दिया इस टोटल मास जो है वो रिंग का m है, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, और ये जो है सो रिंग के अंदर लाई कर रहा है। कहीं पे तुम देखोगे कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा हमारा, जो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा। जैसे तुमने जब सेकेंडरी एजुकेशन जब करा होगा, 9-10 की बात कर ले अपन, तो तुमने ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, हाइपोटेनस ट्रायंगल पढ़ा होगा, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, मतलब सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दो, और टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, और आपका जो ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। तीनों साइड्स जो हो या फिर तीनों एंगल हो, कोई दो इक्वल ना हो या फिर कोई एक 90 ना हो, ठीक है, तो उससे हमने क्या करा कि स्केलेन एंगल के स्केलेन ट्रायंगल क्या है कैटेगरी में डाल दिया। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है ना, वो कभी कभी आउटसाइड द बॉडी लाई कर जाता है, ठीक है, वो तुम्हें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास अपन निकालते कैसे है, जैसे में ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारे पास, और ये बेस हो गया, ठीक है। तो इस पूरे बॉडी की मास है m, हमें उस पॉइंट बताना है जहां
इस पूरी बॉडी की मास जो है सो कंसंट्रेटेड हो, जिसे हम माने कि इस पूरे सिस्टम की, जो पूरे बॉडी की जो मास है वहां कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ये मतलब जनरलाइज है कि हाइपोटेनस ट्रायंगल में ना वो क्या होता है ना कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा आपका, ठीक है, उसे हम कैसे निकालेंगे कि वो क्या होता है, ये आपके किसी साइड्स पे ही आ जाएगा। ठीक है, वो बेस पे आएगा, परपेंडिकुलर पे आएगा, ठीक है, या फिर हाइट पे आएगा। ये कहां आ सकता है? सिंपल सी बात है, जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होगे, तब वहां पे एक ऑर्थो सेंटर नाम का चीज आता होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारी चीजें तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहाँ ये खुद का परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है, इस पॉइंट से ये ऑल्टीट्यूड हो गया आपका, और इस पॉइंट से ये ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इस यही कहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास की हम बात करें तो वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। स्केलेन ट्रायंगल में बाहर दिखता है कभी कभी, बाकी ट्रायंगल्स में अंदर दिखता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इनसाइड और आउटसाइड आ सकता है। नाउ वी मूव टू द लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब कि लीनियर मोमेंटम की हम बात करें, लीनियर मोमेंटम होता क्या है? हम क्या बोलते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर, देन वी से दैट द लीनियर मोमेंटम फॉर दैट बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब जिसे अपन P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू कितना होगा? M इंटू V। यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम हो गया वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है ना, P इज इक्वल टू M इंटू V आ गया आपके पास। अपन क्या कर सकते हैं, सपोज मान लो कि आपके पास ये पूरी की पूरी एक सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बॉडी है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये m1 है आपके पास, ये m2 है आपके पास, ये m3 हो गया आपके पास, और ये m4 हो गया आपके पास। आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम की लीनियर मोमेंटम बतानी है। आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअली p1 इज इक्वल टू क्या करोगे? m1 भी, p2 इज इक्वल टू क्या करोगे? m2 भी। ठीक है, p3 इज इक्वल टू क्या करोगे? m3 भी, एंड देन फर्दर p4 इज इक्वल टू क्या करोगे तुम? m4 v। तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये चारों के चारों जो है सो वेलोसिटी मतलब सेम आ गया। यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसकी जो सेंटर ऑफ मास आएगी उसके साथ हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, और सीधा अपन लीनियर मोमेंटम बोल देंगे। हम चारों को ऐड ना करके सीधा बोल देंगे P इज इक्वल टू M इंटू V, और ये जो M हो गया आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। इससे अपन क्या करेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी को अपन जब निकालना हो, वहां पे 5-6 पार्टिकल हो, अच्छे खासे पार्टिकल्स हो, मतलब एक पार्टिकल से ज्यादा हो, तो अपन उसकी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर देंगे, देन फर्दर वी मल्टीप्लाई टू दैट वेलोसिटी। इससे अपन क्या करेगा, हमारे सेंटर ऑफ मास जो है उससे अपन लीनियर मोमेंटम काउंट कर लेंगे, और वो लीनियर मोमेंटम हमारा सही आएगा। मतलब लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए भी अपन सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लीनियर मोमेंटम, देन थर्ड भी मूव करते हैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। देखो होता क्या है कि ये एक तुम्हारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इसकी बॉडी की मास है m, टोटल मास, ठीक है, इस पे तुमने फोर्स लगाया F, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो F इज इक्वल टू ma, मतलब F एक्सटर्नल, ठीक है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन कितने की बराबर आएगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। ये आ गई एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसकी है? ये पर्टिकुलर बॉडी की है या फिर उसके अंदर की पार्टिकल्स की है? ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की है। ठीक है, जब पूरे सिस्टम को तुम कैरी कर रहे हो और तुमने सिस्टम पे फोर्स लगाया है और उसकी एक्सेलरेशन जब तुमने निकाला, तो वो एक्सेलरेशन है किसकी? तो वो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की। इस चीज को तुम समझो।
जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लगा, यहाँ पे तुमने ये फोर्स लगाया, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। इस पूरी की पूरी बॉडी की मास है m, तो हमने क्या कैलकुलेट करा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m में जो हमारा जो न्यूटन जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे फर्दर हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितनी है, F अपॉन में m। सपोज हमने कोई डाटा दे दिया, F इज इक्वल टू हमने 20 न्यूटन फोर्स लगा रखा है यहाँ पे और मास है हमारी 5 kg, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 20 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है क्या, ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की। ये जो हमने एक्सेलरेशन दिखाई ये सेंटर ऑफ मास हो गई, मतलब ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम की। हम देखो तुम इस चीज को ऐसे समझो कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर दो बॉडी, ठीक है, एक m1 बॉडी है और दूसरा m2 बॉडी है। तुमने ये फोर्स लगाया F, ठीक है। अब ये फोर्स लगाया तो ये आगे की ओर मूव करेगी, ठीक है। अब तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है, तुम एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, ठीक है। m1 का एक्सेलरेशन बताओगे या m2 का एक्सेलरेशन बताओगे, नहीं, अपन क्या करें, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो कि m हमारे पास है, देन फर्दर वी सेड कि जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो F अपॉन में m होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। और ये जो आपका है ये सेंटर ऑफ मास हो गया, समझ रहे हो। इन सारी चीजों पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास खुद क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक थोड़ा सा प्रीव्यूज में बताता हूं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस अपन लेंगे। देखो सेंटर ऑफ मास होता है क्या है, तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल। पहला चीज जब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहला फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल समझते हो क्या होता है, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूं। ये तुम्हारे पास आ गया, एक मास तुम्हारा यहाँ है, एक मास तुम्हारा यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास तुम्हारा यहाँ है, ठीक है। यहां से ये तुम्हारा x1 डिस्टेंस पे है, ये x2 पे है, ये x3 पे है और ये जो है सो x4 पे है। ये यहाँ पे एक मास हो गया तुम्हारा, एक यहाँ पे मास हो गया, एक यहाँ पे मास हो गया और एक यहाँ पे मास हो गया, समझ रहे हो। ये R1 बोल दो, ये R2 बोल दो, पोजीशन वेक्टर अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये R3 बोल दो, यहाँ पे R4 बोल दो, ठीक है। ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, RCOM मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना। कैलकुलेट ऐसे करते हैं अपन, R1 कैलकुलेट अपन कैसे करते हैं, देखो अपन कैलकुलेट करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, R1 M1 R2 M2, R1 M1 प्लस में R2 M2 डॉट 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 डॉट, मतलब बढ़ते चल जाएगा, RM R3 M3 R4 M4 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, मतलब टोटल मास। ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ऐसे कैलकुलेट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 M3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ऐसे अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास किसका, तो डिस्क्रीट पार्टिकल का। देन फर्दर हम मूव करेंगे, हम किन किन पार्टिकल्स के बारे में बात करें कि हम किसका किसका सेंटर ऑफ मास अपन जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लेंगे। एक रॉड का पढ़ लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स का पढ़ लेंगे, बाइनरी ऑब्जेक्ट सिस्टम का पढ़ेंगे। बाइनरी ऑब्जेक्ट सिस्टम से हमें क्वेश्चंस अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन रिंग का पढ़ेंगे, डिस्क का पढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे तरीके के हम क्वेश्चंस देख लेंगे और ये टॉपिक काफी अच्छे हैं, तुम एंजॉय करोगे इसे, बट प्रैक्टिस के लिए मैं आगे की चीजें तुम्हें